बैंगनी और लाल दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो किसी भी दिशा में नहीं देख सकते, क्योंकि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इसमें कहता है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अभिसारी लेंस के द्वारा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई उसका आधा होना चाहिए उस व्यक्ति की ऊंचाई का। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को खड़ा और संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए 0.75 मीटर न्यूनतम आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं उत्तल लेंस। दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कथनों में कौन सा सही है? तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, लेंस का नभ्यांतर अधिक होता है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस के द्वारा। पढ़ने के काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? उत्तल लेंस के आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता के परिवर्तन द्वारा। आँखों में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। खोज बत्ती से दर्पण को प्रयुक्त होता है, वो है नतोदार दर्पण अवतल दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आँख में लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। यदि किसी लेंस में की पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी P = 1/f 100 सेंटीमीटर बाई P। तो इसका आंसर 50 सेंटीमीटर होगा। धूप में चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो होती है 0 डायोप्टर। समान फोकस से दूरी वाले कांच के दो लेंस जिसमें एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस एक दूसरे से सटा कर रखे जाएं तो ये व्यवहार करते हैं कांच की समतल चादर की भांति। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम है? तो f22 1/60। आँखों में रेटिना की परंपरागत कैमरे की लंबाई। आँखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? फिल्म की। मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वो होता है दृष्टिपटल। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? रेटिना पर। मनुष्य की आँख किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये है लाल, हरा और नीला। ये कौन से मूल रंग है जिसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? लाल, हरा और नीला। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है सफ़ेद। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला। 3 रंग मूल रंग है लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। निम्नलिखित रंगों में विषम को पहचानिए। B भूरा। इसमें क्या था? संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस और द्रव में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी के उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल में क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 720। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक होता है? -40 डिग्री, जो फ़ारेनहाइट स्केल पे और सेल्सियस स्केल पे समान होता है।
किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। -40 डिग्री पर कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है? -40 डिग्री पर। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान है सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? 160 डिग्री पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान होता है 310 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके तापमान सेल्सियस में है 36.89%। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है 36.9 डिग्री। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पर कितना होगा? तो 93.3 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? 104 डिग्री। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। अल्कोहल का द्रव्यमान निम्न होता है। स्वयंचलित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा हिमरोधी तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। परामर्शून्यताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। Q और P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम में। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ताप अस्थायी होता है, टेम्परेचर स्थिर बनाए रखने का एक साधन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं। क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीशे के छड़ जब भाप में रखे जाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई घट जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। दो धातु A और B की पट्टियाँ एक साथ मजबूती से जुड़ी है जैसे कि चित्र में दिखाया गया। गर्म करने पर ये B से अधिक फैलती है। यदि वे जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो ये रूप ग्रहण कर लेती है। B ऐसी हो जाएगी। A B से अधिक फैलती है। ठंडा देखो, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये गलत है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक और नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता और तापमान को। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? तो 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री टेम्परेचर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। और थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? रजत परत। सिल्वर प्लेटिंग किया जाता है इस पर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है ना। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित करना। शरीर की सतह से संवेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है सी केवल वातावरण के तापमान पर, केवल वातावरण की नमी पर। गर्म मौसम में ठंडा पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि
हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के द्वारा। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। शुष्कता दशा संदर्भित होता है निम्न आर्द्रता से। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नीचे एक प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल उस पर रखे गए वजन पर। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो है वो पहले घटता है और तब बढ़ता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल अपने जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का लेयर्स अपरिवर्तित रहता है, वही रहेगा। साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी और हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित जल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से सी गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। इसमें कहते हैं इनमें में से कौन सा कथन सही है? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। देखो उन्हीं में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। लौहदैर्ध्य रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है आयन मंडल से। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर द्वारा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि। कॉस्मिक किरणें जो हैं ये है अवशोषित कण। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं तो वो आंतरिक तरंगों के रूप में। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्सरे किरणों को। एक रडार को शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगने का प्रयोग होता है। रेडियो तरंगें। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? 10⁻⁷ मीटर से। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के रूप में किया जाता है? अवरक्त तरंग का। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी है? माइक्रोवेव। टेलीविज़न दर्पण दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में ऊष्मा सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि डी है 1, 2, 3 एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा के बीच
विचलित करती है। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का प्रयास होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य। आंतों के रोगों से निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्सरे किरण का CT स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। एक्सरे किरणें, एक जल, दूसरा इस्पात, तीसरा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में लिखिए तो 3, 1 और 2। सबसे पहले नाइट्रोजन में होगा, फिर जल में होगा, फिर इस्पात में होगा। ध्वनि की चाल सर्वाधिक। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र परागमन होता है ठोस में। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो लोहे में। ध्वनि तरंगें हैं ठोस और गैस दोनों के मध्यम में चल सकती है। वायु में ध्वनि का तरंग होता है अनुदैर्ध्य। नीचे दिए गए विकल्पों में से ध्वनि का आर पार नहीं की जा सकती है। निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। निर्वात में ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो राशि को अपरिवर्तित रहती है, तो फ्रीक्वेंसी। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। ये 16.5 मीटर। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर। ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सकती है? 17 मीटर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर पर सेकंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है वहाँ पर। पराश्रव्य ध्वनि में ध्वनि है जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य की सीमा जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है सुनने की सीमा। एक जैव पद्धति है जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी हो गया। चमगादड़ अंधेरी रात मोड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है। इसका कारण है क्या है? वह पराध्वनि। वो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, इन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। पराध्वनि के जेट की उड़ान के कारण सुपरसोनिक पराध्वनि सुपरसोनिक जेट के उड़ान के कारण क्या होता है? तो ओजोन लेयर में बाधा होती है। डेसिबल किससे नापा जाता है? डेसिबल से। तो वातावरण की ध्वनि को डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता नापने में डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है ध्वनि की तीव्रता। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? तो 30 डेसिबल। 100 डेसिबल का नॉइज़ का प्रबल स्तर संगत होता है यंत्र कारखाने के शोर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 40 डेसिबल। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो तो मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। एक मजदूर रेल की पटरी पर काम कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है जिसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का वेग निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जाता है। केवल ध्वनि गुणवत्ता क्वालिटी के कारण। किस तरंगों को निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगों की। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग का। सामान्य टीवी से रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है रेडियो तरंगें। अवरक्त किरणें होती है उसमें।
टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवरक्त किरण। टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त। एक टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मांडुलन द्वारा। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेत को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है 10 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में अंकित हो जाती हैं। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय है। एक गलत है परंतु आर सही है। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय है। ठीक है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे चलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? 5 रुपये। एक किलोवाट घंटा का मान होता है 36 × 10⁻3.6 36 × 10⁻5 जूल। सब न्यूमेरिकल है इसमें। देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनमो और विद्युत मोटर। डायनमो जिसमें बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग किया जाता है ऊर्जा का परिवर्तक होना। देखो डायनमो एक युक्ति है जो परावर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मैकेनिकल एनर्जी को। जब विद्युत ऊर्जा की गति में परिवर्तन होता है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो है बैटरी। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। फैराडे कांस्टेंट है 23 नंबर। फैराडे कांस्टेंट है सार्वभौमिक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। डी 1 और 4। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है और धारिता को एम्पीयर घंटा में नापा जाता है। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है उपयुक्त सभी में, कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स में। कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। जलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु का तापमान सामान्यतः होता है सामान्यतः 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत चलता है। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए, अर्थिंग का। आपस में जुड़ी दो आवेशित हुई वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हों। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चांदी। निम्नलिखित से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? चांदी। मेन्स विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। ये फ्यूज विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो निम्नलिखित कथनों में सही है इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज का सिद्धांत। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार विशेषता होता है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। मेन्स विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? जिसका गलनांक निम्न होता है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाले फ्यूज तार किस धातु के बने होते हैं? धातु की बनी होती है। जिस धातु की बनी होती है उसका
गलनांक कम होता है और प्रतिरोधक कम होता है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समानांतर प्रबंधन होता है। घरेलू विद्युत तार जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है, समानांतर संबंधन का होता है। हेलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन और सोडियम का। मानव शरीर के शुष्क विद्युत प्रतिरोधन के परिणाम की कोटि क्या है? तो 10⁴ ओम। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है उदासीन तार। काले रंग का तार जो होता है ये न्यूट्रल होता है, उदासीन तार होता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। फोरेंसिक ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब की कौन सी गैस भरी जाती है? तो मरकरी और नियोन। श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा होता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो अणुओं को दोलित कर। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो कोई नहीं, इसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भर देते हैं। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक असंजित होता है। चोक कुंडली होती है, लाइन वोल्टता बढ़ाती है। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रतिरोध को 2 गुना बढ़ा दिए जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। दो तारों की लंबाइयां, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा 10 ओम। ट्रांसफार्मर परिकरण क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए होता है। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचायी ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर जो होता है एक अपचायी ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए होता है? तो प्रतिवर्ती धारा विभव को उच्च अथवा अपचायी करने के लिए। प्रतिवर्ती विद्युत धारा को दृष्ट विद्युत धारा के रूप में परावर्तित किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परावर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? ध्रुव के अंदर की चक्रांक धाराएं। इनमें से कौन सी विद्युत खपत को बढ़ाते क्रम में प्रदर्शित करता है? पंख, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक कोटली। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? शून्य प्रागम्यता। अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी का लक्षण होता है शून्य प्रागम्यता। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो सकती है? तो सामान्य तापमान पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है 0 डिग्री केल्विन पर 0 होती है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण अनंत। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है विद्युत ऊर्जा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? जर्मेनियम। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इसमें ऐसी धातु ऐसा तत्व निकल सकता है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? जर्मेनियम। झामा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रांजिस्टर बन सकता है झामा से। सिलिकॉन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
देखो मेसॉन की खोज जो है हिडेकी युकावा ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन ने किया था। सूर्य और तारे के ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच बेथे ने किया था। कभी कभी समाचार में आने वाले शब्द